जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा मुख्य तत्व। इसमें हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। जनभाषा जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वही राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने किया। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषता 1900 से 1947 ईस्वी राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश की जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अंग्रेज़ों का योगदान। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज होती है। हिंदी दीर्घकाल में से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य रामानुज आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मंतों का प्रचार किया था। हिंदी भाषा राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कत पेश आई तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा। C.T. मैटकॉफ ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्र काइस्ट को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। टॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सैक्सन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है।
H.T. कोलब्रुक ने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा, ग्रेट लैंग्वा फ्रैंका कहा है। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी, जो दो लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी का प्रयोग में लाकर हिंदी की महती समस्याओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। धर्म समाज सुधारकों का योगदान। धर्म समाज सुधार की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भांपा और हिंदी की हिमायत की। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुल्य योगदान दिया। आर्य समाज 1875 ईस्वी के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वह कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष की सलाह थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी के संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देसी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है। वह यह है कि उसका उपचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारत वर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उपर्युक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रार्थना समाज स्थापना 1867 ईस्वी संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग सनातन धर्म सभा स्थापना 1895 ईस्वी संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897 ईस्वी संस्थापक विवेकानंद आदि ने हिंदी प्रचार में योग दिया। इससे लगता है कि धर्म समाज सुधारकों की यह सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी आवश्यक है। वे जानते थे कि हिंदी बहुसंख्यक जन की भाषा है। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से सिर्फ इसी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भावी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाने का कार्य इन्हीं धर्म समाज सुधारकों ने किया। कांग्रेस के नेताओं का योगदान। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई।
जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन और पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं कि जिनका विचार है कि हिंदी ही भाषा की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। 1917 में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण व शर्तें होनी चाहिए। अमलदारों, राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विधिवत 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने का प्रयास भेजे जाएं और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा 6 हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत को भेजा जाए। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी एवं वर्धा 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा का प्रचार सभाएं स्थापित की गईं। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आम तौर पर हिंदी में चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। वर्ष 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। वर्ष 1927 ईस्वी में सी राजागोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश में कहा गया था, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। वर्ष 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईसा द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषा की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों
करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में करने के पक्षधर थे। वर्ष 1936 ईस्वी में गांधी जी ने कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था कि जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी, तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई थी, उतनी शायद किसी और भाषा को इतने व्यापक रूप से कभी नहीं लिखी गई। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। थैंक यू।